कि मोस्टली टीचर्स है ना इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब मेरा हिंदी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को बहुत सी टर्म्स थी वो समझ में नहीं आती थी। मेरे जो एरिया वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जिसने एसएससी की तैयारी की हो, तो कोई मेंटर करने वाला था नहीं। तो पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री में पूरा ग्रामर का कोर्स करा रहा है। मेरी माताजी है ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प की थी। वो रोज़ सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती थी और मुझे जगा देती थी कि पढ़ ले। आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट डेली करने हैं। ये सारे करने के पीछे भागोगे तो आपके माइंड में स्ट्रेस पड़ेगा एक तरह से। नोट्स नहीं बनाया आपने? नहीं, तो कैसे रिवीजन जैसे करना है, कुछ भूल रहे हैं तो फिर कैसे रिवीजन करना? ऐसे करके 6 से 7 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। और यदि वो बुक आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट उसका ये होगा कि जब मैंने 100 के आसपास सेक्शनल लगा लिए तो एसएससी में क्या है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। आप जहाँ जाओगे कंपटीशन, आपको कंपटीशन में फाइट तो करना पड़ेगा यदि जॉब चाहिए। ग्रामर कवर करने में आपको 1 महीना मैक्सिमम लगेगा। मोस्टली ऐसे करते हैं एस्पिरेंट, मैंने भी गलती करी थी कि हम एक दिन में सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एंटो भी पढ़ रहे हैं, सेनो भी पढ़ रहे हैं, वन वर्ड भी पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। थोड़ा गांव में आपको पता है बिजली की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जब मैंने सीरियसली तैयारी में आया, मैं चॉइस के अंदर जब मेरे को लगा यार करना है, तो मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट अपने डिलीट कर दिए। हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से एसएससी फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम अंकित शर्मा और आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ पीजे चौधरी भाई हैं। एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्टेड हैं और अभी एएसओ की पोस्ट इनको मिली है। तो आज इस पॉडकास्ट में सारा कुछ शेयर करेंगे, भाई की क्या जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी, क्या बुक्स फॉलो करी, क्या रिसोर्सेज रहे, सारा कुछ। क्योंकि अभी एसएससी सीजीएल 2026 का एसएससी 2026 का कैलेंडर आ गया है, सारे एग्जाम शेड्यूल है, ज़्यादा टाइम है नहीं। सीजीएल में 5 से 6 महीने है, सीएचएस में 6-7 महीने है, जीडी सारा कुछ एसएससी ने बता दिया आपको। तो उम्मीद करते हैं आप सीरियस अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो टॉपर बेंच एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लें, वहाँ एसएससी सीजीएल की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। अच्छे से एक कोर्स हमने डिज़ाइन करा है जिसमें आपका डेली टास्क दिए जाते हैं, डेली आपकी क्लासेस दी जाती हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, सारा कुछ, मॉक टेस्ट सब कुछ है। तो आप जाकर इसको जरूर डाउनलोड करें। भाई बहुत बहुत स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पर। एक बार अपने मुँह ज़बानी अपना इंट्रो दे दीजिए। थैंक यू भाई। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, मैं राजस्थान चूरू से हूँ। 2018 में मैंने 12th की थी साइंस स्ट्रीम से, 22 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। तो मैंने तैयारी वैसे 2018 से ही शुरू कर दी थी डिफेंस एग्ज़ाम्स के साथ। बट एग्ज़ाम्स तो निकले लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ कारणों की वजह से। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद मैंने एसएससी की तरफ रुख कर लिया। तो 2022 मेरा पहला अटैम्प्ट था, 23 मेरा सेकंड और 24 मेरा थर्ड अटैम्प्ट। ओके, आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ सीजीएल 24 में हुआ है? हाँ राइट। और ये जॉब आपने ले ली, एएसओ बन गया जी। ओके, अगर मैं जैसे आपके बैकग्राउंड की बात करूँ भाई कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका स्कूलिंग और ये सब ग्रेजुएशन कैसा रहा, पूरा थोड़ा शुरू से बताओ, आपके फैमिली का बैकग्राउंड ये सब। मेरे फैमिली का बैकग्राउंड बताऊं तो मेरी फैमिली, मेरे पापा और मम्मी तो हाउसवाइफ है, पापा खेती करते हैं। और कोविड के अंदर उनकी जॉब छूट गई थी, पहले वो काम करते थे वहाँ से, तो वो एग्रीकल्चर बेस्ड था सब कुछ। अच्छा। और स्कूलिंग मैंने अपने लोकल से उधर से की थी जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। इवन ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की थी। कैसे रहे आपका, हिंदी मीडियम था, कैसा था? हिंदी मीडियम था सर। सब हिंदी मीडियम? हाँ सब हिंदी मीडियम। ओके, तो आपने 2018 से तैयारी शुरू करी, राइट? जी सर। तो कैसे पूरा तैयारी का, जैसे एसएससी की बात करें, जब आप एसएससी में आप मूव करें तो कैसे शुरुआती आपकी रणनीति रही, कैसे आपने सोचा कि अब कैसे सीजीएल की तैयारी करनी, वो सारा कुछ कोर्सेज आपके कोचिंग वगैरह ये सब? जैसे सर 2018 के टाइम जब मैं डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता था तो उस टाइम कुछ देखें तो वैसे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, इंग्लिश, ग्रामर हो गई, में अर्थमेटिक हो गई, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग भी हो गई, तो थोड़ा बेस फाउंडेशन बन गया मेरा। उसके बाद 22 के अंदर जब मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी तो मेरे को पता था कि काफ़ी चीज़ें मेरी कवर हो रखी है। तो अब एसएससी मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है। इवन मैंने बैंकिंग भी थोड़ा ट्राई किया था लेकिन वो मेरे लिए सूटेबल नहीं रहा। कि एग्ज़ाम दी तो मेरे को लगा ये नहीं है मेरे लिए सूटेबल, तो मेरे को एसएससी करना चाहिए। इवन 2-3 साल मैंने डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी की है तो सिलेबस कवर करना मेरे लिए ईजी रहेगा। इंग्लिश में मैंने अमन शर्मा है हमारे सर यूट्यूब पे, उनसे उनका फ्री बैच पढ़ाया हुआ है तो उससे पूरी ग्रामर कंप्लीट करी। बाकी वो केब के लिए ब्लैक बुक, जीके मैंने प्योरली बुक से पढ़ी थी। एक अरियंत की आती है, मनोहर पांडे ऑथर है उनकी। और रीजनिंग में मैंने कोई बुक, कोई टीचर कुछ भी फॉलो नहीं किया, ओनली सेक्शनल मॉक्स। रीजनिंग प्रैक्टिस से हो गया आपके साथ? हाँ। ओके भाई, अगर जैसे मैं आपके 3 से 4 साल लग गए आपको फाइनल सिलेक्शन लेने में, राइट?
जैसे 2018 से आपका 2024 में है, 6 साल हो गए। 2018 में आपने तैयारी शुरू करी, तो ये 6 साल का थोड़ा बताओ कि आपका कैसे रहा सारा, मतलब कौन से एग्जाम दिए, कब क्या, किसका रिजल्ट रहा, वो सारा कुछ एग्जाम्स की जर्नी बताओ थोड़ा सा। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो ज़रूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। जैसे 2018 में 12th के बाद मैंने ओनली डिफेंस एग्ज़ाम्स दी थी लगभग 21 तक। तो उसमें एक्स ग्रुप हो गया, वाई ग्रुप हो गया, नेवी में WSSR होता है, NDAB और कोस्ट गार्ड में GD होता है। तो ये सब ट्राई किए थे। एग्ज़ाम तो मेरे इनमें काफ़ी के निकले थे स्टेज 1, लेकिन किसी में मेरा ग्रुप डिस्कशन नहीं निकला, किसी में फ़ाइनल नहीं हुआ, किसी में ऐसे हुआ नहीं। जिसमें फ़ाइनल हुआ तो उसमें मेडिकली अनफिट हो गया मैं। तो उसके बाद मैंने फिर SSC की तरफ शिफ्ट कर लिया कि भाई मेडिकल फिट नहीं हो तो क्यों उसमें टाइम लगाए। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मैंने BSc किया है। BSc किया है, तो कैसा मतलब कॉलेज था, कॉलेज जाना पड़ता था, कैसे हुआ ये? मैंने जो नॉन कॉलेजिएट मूड होता है ना, सेल्फ स्टडी, हाँ वो उससे की थी BSc। हाँ, तो कॉलेज का कुछ फ़ायदा हुआ पढ़ाई में कि सिर्फ डिग्री मिली है? मेरे को तो नहीं लगता कुछ हुआ होगा। ओके, तो ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मेरी ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हुई है, मेरा स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पास हो गए हैं और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप जीरो से शुरू कर सकते हैं SSC की तैयारी, राइट? बिल्कुल। ओके, अभी मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ कि आपको क्या लगता है, मैं गलतियों की आपकी बात करूं कि आज अगर आप सोचते हैं कि मुझे SSC की तैयारी करनी है, तो आपको जो इतना टाइम लगा वो ना लगे, तो आप क्या गलतियां ऐसी हैं जो अवॉइड करते हैं आप आज अगर तैयारी के कहूँ मैं तो? यदि ये होता तो मैं एक प्रॉपर मेंटरशिप ट्राई करता कि मुझे एक प्रॉपर मेंटरशिप मिले, क्योंकि शुरू के फेज़ में मुझे मेंटरशिप नहीं मिली। कम से कम 1 साल तो मुझे रिसोर्सेज पता लगाने में लग गए खुद को, कि यूट्यूब पे ढूंढना। और मेरे जो एरिया वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जिसने SSC की तैयारी की हो, तो कोई मेंटर करने वाला था नहीं। तो मेंटरशिप मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटरशिप गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल जाएगी तो वो जो इतना टाइम लगा वो नहीं लगेगा। गलतियां पहले ही पता चल जाएंगी, टॉपर से अगर आप जुड़ गए हो तो बता देंगे भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपका एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि सोर्सेज लिमिटेड रखो। जब मेरा पहला साल था ना, तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज रखे थे। तो ऐसा रहता कि इसमें कवर नहीं होगा, उससे कर लेता हूँ, उससे 100% कहीं से भी कवर नहीं होगा। सोर्सेज लिमिटेड रखो। जितने लिमिटेड सोर्सेज और मल्टीपल रिवीजन है वही फ़ायदा आपको देगा। ये चीज़ मैंने चॉइस में करी थी, तो इसका मुझे फ़ायदा मिला। अच्छा, अभी जैसे जो जियो से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो उनके सामने एक क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 4 सब्जेक्ट है, तो कैसे पूरा मैनेज करें 4 सब्जेक्ट को, मतलब चारों को एक साथ लेके चलना है, कैसे पूरा टाइम डिवाइड करें, या फिर इंग्लिश मैथ पहले करनी है? इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है। मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट को पहले लीजिए, कंप्लीट कीजिए। सबसे ज़्यादा टाइम लेता है मैथमेटिक्स, तो उसको लीजिए। उसके पैरेलल में एक सब्जेक्ट लीजिए आप, मैथ्स चलता रहेगा पैरेलल में। जैसे सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो तो दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। ऐसे करके 6 से 7 महीने में सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। सिलेबस कवर होने के बाद आप डेली सारे सब्जेक्ट का टारगेट मत रखिए, फुल मॉक लगाएंगे उसमें सब कवर होगा। लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट डेली करने हैं। ये सारे करने के पीछे भागोगे तो आपके माइंड में स्ट्रेस पड़ेगा एक तरह से। आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सबसे वीक जीके था। जीके, तो कैसे करा फिर जीके कवर? जीके देखिए, वैसे मार्केट में देखे ना तो मैंने मोस्टली यूट्यूब पे रिसर्च की। मोस्टली टीचर्स है ना इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब मेरा हिंदी बैकग्राउंड होने की वजह से मेरे को बहुत सी टर्म्स थी वो समझ में नहीं आती थी बायो वगैरह में। अब मैंने सोचा कि यार क्या करें, तो फिर मैंने बुक्स ली और उन्हीं बुक्स को मैंने बार बार पढ़ा। और इसके अलावा मैंने प्लस पॉइंट एक किया कि SSC के शिफ्ट वाइज मॉक होते हैं, तो मैंने डेली 2 शिफ्ट लगानी शुरू कर दी और उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया कि शिफ्ट लगाए उसका एनालिसिस पढ़ना। एनालिसिस पढ़ने के बाद उसका ये हुआ कि जब मैंने 100 के आसपास सेक्शनल लगा लिए, तो SSC में क्या है, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बुक एनालिसिस करता तो वो रिपीटेशन से ना वो चीज़ें बार बार रिपीट होती और मुझे वो चीज़ें याद होने लग गई। नोट्स वगैरह मैंने नहीं बनाए, लेकिन वो रिपीटेशन की वजह से अब जैसे जैसे आगे निकलोगे हर मॉक में वो रिवाइज होता जाएगा। नोट्स नहीं बनाए मैंने। वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट हो रही तो वो छप गया दिमाग में। हाँ।
ओके, बुक और सेक्शनल मॉक जीके में ये नोट्स नहीं बनाया आपने? नहीं तो कैसे रिवीजन जैसे करना है, कुछ भूल रहे हैं तो फिर कैसे रिवीजन करो? जी, बुक थी ना ओके, बुक से पढ़ रहे हो आप पूरा थ्योरी की? जो मनोहर पांडे की बुक है वो इतनी ज़्यादा मोटी भी नहीं है, आराम से यदि एग्जाम के 20 दिन बचे हो तो आप पूरी पढ़ सकते हो, ऐसी बुक है वो। अभी ये रिलेवेंट है अभी अगर 26 के लिए तैयारी करें? मैं तो मानता हूँ आज भी रिलेवेंट है, आज भी रिलेवेंट। क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है ना बहुत इजी टू डाइजेस्ट है। ओके, मतलब पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% फर्स्ट टाइम में आपको समझ में आ जाएगी, और यदि वो बुक आप 2 या 3 बार पढ़ लोगे तो आपको ऑलमोस्ट जीके का बेसिक है ना हो जाएगा। बाकी सेक्शनल मॉक है ही आपके लिए। ओके, सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आता है? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री। ओके, नहीं जैसे मैं मैथ रीजनिंग इन सब में बात करूँ तो? सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। आपके कितने मार्क्स रहे आपके, थोड़ा मार्क्स का बता पाओ मेंस में? मेंस में मेरे 86 मैथ्स में, रीजनिंग में 90, इंग्लिश में 127 और जीके में 49। ओवरऑल 352 रो स्कोर था और नॉर्मलाइज 358.32। आपके रैंक 758? जी। आप काफ़ी अच्छे रैंक है। ओके, अगर जो तैयारी अभी बच्चे कर रहे हैं उनके हम सब्जेक्ट वाइज थोड़ा स्ट्रेटजी को डिस्कस कर ले कि ताकि वो उनको हेल्प हो पाए कि कैसे कैसे चीज़ें बतानी है। तो आज अगर आप गाइड करो किसी बच्चे को तो आप इंग्लिश और रीजनिंग मैथ ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, तो इंग्लिश के बारे में थोड़ा बताओ कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शुरू से? मेरे हिसाब से इंग्लिश में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पहले एक बार ग्रामर कवर करो। ग्रामर कवर करने में आपको 1 महीना मैक्सिमम लगेगा। ग्रामर कवर कर ली, उसके बाद आप वोकेब पे शिफ्ट करिए साथ में। वोकेब में ऐसा कीजिए कि मोस्टली ऐसे करते हैं एस्पिरेंट, मैंने भी गलती करी थी कि हम एक दिन में सारे वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एंटो भी पढ़ रहे हैं, सेनो भी पढ़ रहे हैं, वन वर्ड भी पढ़ रहे हैं। ऐसा मत करिए। सिनोनिम ले लीजिए, उसके साथ एक दूसरा चैप्टर ले लीजिए, 50-50 याद कीजिए। जब वन वर्ड कवर हो जाए सिनोनिम के साथ, सिनोनिम बहुत ज़्यादा है उनको याद करने में भी टाइम लगता है, और वन वर्ड कंप्लीट हो जाए तो ईडियम उसकी जगह शुरू कर दीजिए। ऐसे करके आप वोकेब कवर कीजिए। और एंटोनिम सिनोनिम में मेरे हिसाब से ये कि आप सिनोनिम याद कर लीजिए, वो इजी टू लर्न है। और फ़ायदा ये है कि आप एंटोनिम याद करोगे तो आपको दिमाग में मिक्स हो जाएगा यार सिनोनिम कौन सा है, एंटोनिम कौन सा है। यदि आपने सिनोनिम याद कर रखे हैं तो आप एग्जाम में ऑप्शन से एलिमिनेट करके वो चीज़ कर लोगे। ओके, जैसे कॉम्प्रिहेंशन की बात करें सर? कॉम्प्रिहेंशन में मैंने एक इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, उसमें डेली पीडीएफ आती है फ्री। वो मैंने पीडीएफ डेली फॉलो की थी, डेली मैं उसकी रीडिंग करता था और उसके नीचे वो क्वेश्चन होते थे वो भी मैं सॉल्व करता था। और उसके अलावा मेंस के टाइम में उसके सेक्शनल मॉक बहुत रिलेवेंट होते हैं मेंस के लिए। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में वो सेक्शनल मॉक उनके मस्ट है कि आप यदि वो कर लोगे उसमें आप 100+ मार्क्स लाओगे 135 में से, तो आप ये एग्ज़ाम में 120 प्लस करोगे ही। ओके, अभी ये क्या बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका भी हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा, तो शुरुआती दिनों में क्या है वो जैसे रीडिंग के लिए बोलते हैं कि न्यूज़पेपर आप पढ़ो, तो उनको वो समझ में ही नहीं आ रहा, न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग हो रहा है, 2-4 दिन ट्राई करते हैं फिर वो रीडिंग छोड़ देते हैं। तो रीडिंग कहाँ से शुरू करें, कैसे रीडिंग करें? न्यूज़पेपर अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम में। जैसे इंग्लिश माध्यम है ये आप कर सकते हो कि इसमें इसका फ्री यूट्यूब सॉल्यूशन देते हैं। यदि आपको समझ में भी नहीं आ रहा ना तो आप इनकी यूट्यूब की वीडियो देख के आप अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो रीडिंग की। और एसएससी में इतनी ज़्यादा हार्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आती कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, क्योंकि बैंकिंग करते तो मेंस के अंदर उसके इंग्लिश का लेवल बहुत टफ होता है, तो उसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर करना पड़ेगा। एसएससी की इंग्लिश इतनी टफ नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर करना पड़े। ओके, अभी जो ना इंग्लिश में जैसे 120 रूल, 60 रूल, 180 रूल ऐसे करके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तो अगर कोई एवरेज बच्चा है उसके लिए उतना ग्रामर के लिए सफिशिएंट है या फिर किसी का पेड कोर्स लेना है या फिर बुक लेना ज़रूरी है? मैं नहीं कहता कि 120 रूल्स सफिशेंट है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो बेकार है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वो। लेकिन आपको ग्रामर एक बार तो थ्रूली अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने फ्री में पूरा ग्रामर का कोर्स करा रखा है। कि कोई बुक की अगर बात करें तो बुक नीतू सिंह वॉल्यूम 1 सबसे बेस्ट बुक है ग्रामर के लिए मेरे हिसाब से, तो उससे बढ़िया कोई बुक नहीं है। फाउंडेशन स्टेज में हर जने के पास होनी चाहिए, एसएससी एस्पिरेंट के पास वॉल्यूम 1। ओके, अभी भाई ना मैं आपके जैसे रूटीन की बात करूं पूरा, कि जब आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे थे तो कैसा पूरा रूटीन रहता था आपका, कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे थे, रिवीजन की क्या साइकिल होती थी, थोड़ा उसके बारे में पूरा डिटेल में बताओ। रूटीन का ऐसा था सर, मेरी माताजी है ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प की थी। वो रोज़ सुबह 4:30-5 बजे उठ जाती थी और मुझे जगा देती थी कि पढ़ ले। अब मैं रोज़ सुबह 5:30 के आसपास पढ़ने बैठ जाता था। थोड़ा गांव में आपको पता है बिजली की प्रॉब्लम रहती है,
तो इसलिए मेरा टारगेट रहता है कि मेरा जो टारगेट है ना वो दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाए शाम 5 बजे से पहले। तो टू डू लिस्ट होती थी पहले ही बनाई हुई कि आज मेरे को ये इतने करना है, और वो ख़त्म होने के बाद मैं एकदम फ्री माइंड से जो एक्स्ट्रा कुछ करना होता था वो करता था। टू डू आपको बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा वीकली टास्क बनाओ, रात को सोने से पहले आप बना लीजिए कि आपको क्या करना है नेक्स्ट डे। ओके, आप जैसे आपने बोला कि सुबह आप 5:30 बजे उठ जाते थे, हाँ। ठीक है, ऐसा ही पूरा रूटीन आपका रहा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। आपको क्या फ़ायदे लगते हैं कि सुबह उठने के? सुबह 5:30 पे अगर उठ रहा है, 5 बजे भी उठ के तैयारी कर रहा है, तो कुछ फ़ायदे हैं इसके या फिर कभी भी पढ़ता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये है कि आपको पता है एसएससी की एग्ज़ाम होती है मॉर्निंग टाइम में, मेंस वगैरह की। यदि आपको शुरुआत से हैबिट है सुबह उठ के पढ़ने की, तो आप जब एग्ज़ाम दोगे ना आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहेगा। यदि आप लेट उठ रहे हो तो आप एग्ज़ाम में उतना परफॉर्म नहीं करोगे यदि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो उसके कंपैरिजन में। ओके, अभी जैसे सोशल मीडिया की बात करूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया का, क्योंकि आप ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो और उसमें और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, आपके क्लासेस भी आप ले रहे हो, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बच्चा। रील्स देखने लग गया या फिर यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो, कोई मूवी, वेब सीरीज, ये सब। तो आप कैसे बचे इससे? सोशल मीडिया का कैसे कम से कम यूज़? सर, इसका मैं ये बताना चाहूँगा, मैं भी सोशल मीडिया चलाता था, लेकिन जब मैंने सीरियसली तैयारी में आया, मैं चॉइस के अंदर जब मेरे को लगा यार करना है, तो मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट अपने डिलीट कर दिए। ओके। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब मैंने इंस्टाग्राम का तो आईडी भी जो है ना वो मैंने परमानेंटली डिलीट कर दी। फिर मैंने ऐप भी डिलीट कर दिया। बाकी भी सोशल मीडिया से मैं एग्जिट हो गया। 1 साल के लिए मैंने कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं लिया। जब ज़रूरत पड़ती तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी मूवीज़ देखता था। ओके। ओके, जैसे अभी अभी इसमें ये चीज़ है ना कि ये मैराथन है, जैसे आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस सीजीएल को क्रैक करने में, 3 से 4 साल लग गए। तो जब आप अकेले पड़ जाते हो, अकेला फील करते हो, लोनली फील करते हो, फिर प्रेशर एक होता है, समाज का भी प्रेशर होता है कि 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं लगी है, तो उस टाइम कैसे मोटिवेट होते थे? किससे बात करते थे? कैसे अपने आप को संभालते थे? मैं इन चीज़ों में सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से बात करता था, और मेरा एक बहुत ख़ास मित्र था, ख़ास दोस्त, पुनीत सुंडा नाम से, उससे बात करता था। आज हम दोनों ऐसे दोस्त हैं कि मेरी स्टार्टिंग में होली के पास जॉब लगी, उसकी साल के अंत में जॉब लगी आरपीएफ एसआई में। तो ये दो ऐसे थे कि इनसे जब भी मेरे को स्ट्रेस फील होता तो मैं इनसे बात करता था, तो ये मेरे को थोड़ा मोटिवेट करते थे हमेशा। ओके, अभी कंपटीशन को सोच के थोड़ा डर नहीं लगा कभी कि क्या है? अभी जैसे मैं यूट्यूब पर देख रहा था, तो एक यूपीएससी टॉपर है, बोल रहे कि जिसकी रैंक बनाई है वो भी नहीं सोचता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक डर बना ही रहता है कि पता नहीं क्या होगा। आपको कंपटीशन का डर नहीं था शुरू से? मतलब ये बताइए, इतने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब। ये बताइए कंपटीशन कहाँ नहीं है अब? हर जगह। बैंकिंग में जाइए वहाँ भी है, यूपीएससी में भी कंपटीशन है, एसएससी में भी है। आप जहाँ जाओगे कंपटीशन, आपको कंपटीशन में फाइट तो करना पड़ेगा यदि जॉब चाहिए। ओके, अभी जैसे मैं जो बच्चे 2026 की तैयारी करेंगे सीजीएल की, बहुत सारे बच्चे लेट हो गए हैं, है ना? अब सोच रहे हैं, जैसे अभी कैलेंडर है तो अब उनके अंदर मोटिवेशन आया कि भाई तैयारी करनी है। तो क्या लगता है ये 5 महीने सफिशिएंट है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए? अभी भी लेट नहीं हुआ, आराम से कर सकते हैं यदि कोई डेडिकेटेडली अच्छे से तैयारी करता है तो हो सकता है। क्या बोलोगे उनको अभी अभी मतलब कैसे करें, क्या चीज़ें ध्यान में रखें? कि लिमिटेड सोर्सेज रखो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, इधर उधर मत भागो कि भाई आप हर जने को मैसेज करके पूछ रहे हो सेलेक्टेड को, भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। नहीं, खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एक चीज़ है कि मटेरियल को सिलेक्टिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। हो सकता है 5 महीने में भी। ओके, अगर मैं कुछ ऐसे 3 हैबिट के बारे में बात करूं या फिर 3 ऐसे प्लस पॉइंट की बात करूं जो आपके अंदर थे जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सबकी जॉब तो नहीं लग रही है, तो आपको क्या लगता है ऐसे क्या 3 ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ? मेरा रोज़ सुबह जल्दी उठना, रोज़ मेरा मॉक लगाना, रोज़ मेरा रिवीजन करना चीज़ों का। ओके, रिवीजन कैसे करना चाहिए? मतलब बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सिलेबस उनका हो जाता है तो उसी में फंस जाते हैं। जैसे आज उन्होंने मैथ का परसेंटेज चैप्टर खत्म हुआ आज का, पिछले 10 दिन से परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या, जो पिछले जो पहले दिन जो उन्होंने करा था वो भूलते जा रहे हैं। अब उनको दूसरा चैप्टर भी शुरू करना है, जैसे सपोज टाइम एंड वर्क शुरू करना है, तो कैसे ऐसे अब शुरू करते जाएंगे चैप्टर, उन पीछे वालों को भूलते जा रहे हैं। कैसे पूरे को रिवीजन करें वो सब? मैंने तो ऐसे किया था, जैसे पिनेकल की बुक आती है मैथ्स की, तो उसमें चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं 500 के आसपास, लेकिन उसमें एक वैरायटी क्वेश्चन का सेक्शन होता है स्टार्टिंग में, तो उसमें ऑलमोस्ट हर टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन होते हैं अच्छे डेटा के साथ। तो वो जब मेरे को लगता है कि रिवीजन करने, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं दूसरे चैप्टर में चला गया, तो मैं वो क्वेश्चन सोल्व करता था, उससे वो सारे टाइप्स रिवाइज हो जाते थे।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर आप लगाओगे तो आपका रिकॉर्ड होता है क्या अच्छे से। एक चीज़ और करनी चाहिए कि सेक्शनल मॉक लगाओ। सेक्शनल मॉक से आपका ओवरऑल रिवीजन होता रहेगा सिलेबस का। क्या आप सोच रहे हो कि हमारा रिवीजन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, यदि आप सेक्शनल मॉक वगैरह लगा रहे हो तो आपका रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से चीज़ें ओवरऑल। ओके, अभी आपका जैसे मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आप भी बता रहे हो कि आपने मॉक बहुत सारे लगाए, तो मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो पाए, कैसे उसको एनालिसिस करें ताकि हम नेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर पाए आगे मॉक में। मॉक को एग्ज़ाम के तरीके से दो, लैपटॉप पे दो या पीसी पे दो, और हमेशा टेबल पे बैठ के सिटिंग पोजीशन में दो जैसा एग्ज़ाम सेंटर में होता है, और फिक्स टाइमिंग आप सेट कर लीजिए कि मेरे को इस टाइम देना है। जैसे मैं जब मेंस के मॉक देता था तो मेरा फिक्स 9 से 11:15 का वो टाइम था, जो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उसी टाइम में मैं मॉक देता था। प्री में भी हमें शिफ्ट पता लग जाती है 10 से 15 दिन पहले, तो 10 से 15 दिन आप मॉक का वही टाइम सेट कर लीजिए जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। इससे आपके माइंड को हैबिट हो जाएगी और आप वो एग्ज़ाम में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा परफॉर्म करोगे। ओके, एग्जाम प्रेशर के बारे में थोड़ा और बताओ आप। जैसे मॉक में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं पता नहीं कि अजीब सा प्रेशर फील होता है और वो एग्जाम उनका गड़बड़ हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं तो यही बोलूँगा, जब आपको लगे प्रेशर फील हो रहा है तो लंबी सांस लीजिए आँख बंद करके, एग्ज़ाम शुरू करने हड़बड़ाहट मत कीजिए। कभी कभी होता है कि हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसमें सिली भी हो जाती है। उस सिचुएशन में ऐसा कि 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए, लंबी सांस लीजिए, तो थोड़ा काम करने की कोशिश करिए अपने आप को, ज़्यादा नहीं सोचना है। ज़्यादा नहीं सोचना है। और सही मैं तो यही करता था कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर टेबल पे ऐसा रख के थोड़ी देर सो गया। हाँ, 5-7 मिनट जब एग्ज़ाम शुरू होने में थे, इससे दिमाग शांत हो जाता है। ओके, कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कौन सा सेक्शन पहले करें, कैसे करें शुरुआत ताकि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको करना चाहिए जीके और इंग्लिश। ये ऐसी है कि इसमें वन गो में हो जाएगी। आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। रीजनिंग थर्ड पे करनी चाहिए और मैथ्स को लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि इनफ टाइम बच जाएगा। ये इजी सब्जेक्ट है 3, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। मैथ्स में टाइम बच जाएगा तो आप अच्छे क्वेश्चनों को टाइम दे सकते हो, लेकिन बहुत से वैसे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि मैथ्स को पहले कर लिया, उसमें उलझ के टाइम थोड़ा ख़राब कर देते हैं अपना। हाँ, और जैसे रीजनिंग इजी होता है थोड़ा, मतलब सब बच्चे कर ही लेते हैं मोस्टली, तो अगर रीजनिंग पहले करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि सही सही होता जा रहा है क्वेश्चन, है ना। ओके, चलिए अब इस इंटरव्यू के लास्ट में आप कुछ बोलना चाहो, कुछ मोटिवेशन देना चाहो बच्चों को, या फिर कुछ गलतियाँ कुछ रह गया हो मतलब पूछना, क्या बोलोगे लास्ट में आप। बस यही बोलूँगा कि भाई तैयारी करो, जो आपका मोटिवेशन है उसके लिए आपको क्या करना है, क्यों करना है, अपना एक मोटिवेशन रखिए कि आपको क्यों करना है, और उस मोटिवेशन को रोज़ ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। ओके, एक बात और मैं पूछना भूल गया, नौकरी के बाद कैसे ज़िंदगी बदली है, कैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे तब सोचते थे कि मेरी नौकरी लगेगी, एएसओ बनूंगा या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, जो भी आपका ड्रीम था, तो अभी आप एएसओ बन गए हो, तो कैसे ज़िंदगी चेंज हुई, क्या क्या बदलाव आपके लाइफ में हुआ है मतलब। ज़िंदगी बदली है, मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई, थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा ही मिल गई। तो अभी काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, नए दोस्त बने हैं, दुनिया को जाना है, बाहर निकल के नए नए लोगों से मिला हूँ। पहले तैयारी के टाइम में क्या होता है कि हम आइसोलेट हो जाते हैं, हम लोगों से मिलते नहीं हैं, लेकिन जॉब के बाद हम नए नए लोगों से मिलते हैं, लोगों को जानते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, काफ़ी कुछ सुधार होता है। ओके, जैसे चूरू से दिल्ली आप शिफ्ट हुए, जॉब आपकी लगी, तो दिल्ली रहने का कैसा एक्सपीरियंस है। अभी तक तो ठीक ही है। अभी तक ठीक है। क्या क्या फ़ायदे क्या क्या होते हैं मतलब सरकारी जॉब के, जैसे सैलरी तो है, कितनी सैलरी आपकी आती है, और क्या क्या और भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको वो भत्ते मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे मेरा 44,900 बेसिक था, 30% HR है, और करंटली जो DA चल रहा है 58% DA और TPT है। ओवरऑल जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी 81,000 थी इन हैंड। ओके, अकाउंट में 81,000 रुपये आ रहे हैं। हाँ, अभी कितने आते हैं। अभी DA बढ़ गए तो अभी 82,300 के आसपास आ रहे हैं। 82,000 महीने के आ रहे हैं, है ना, तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हो। बिल्कुल। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। और साथियों, इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा आपने, जैसा कि भाई ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई अपने पोस्ट के बारे में कि क्या क्या बदलाव हुए, बहुत मोटिवेशन मिला होगा इस चीज़ से, और स्ट्रेटजी वाइज हमने बहुत चीज़ें डिस्कस करी। ऐसे ही एसएससी फैक्ट्री को प्यार देते रहिए, टॉपर बेंच एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपकी बेहतरीन तैयारी वहाँ हम करवा रहे हैं। चलिए, यहाँ तक इंटरव्यू देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।